हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम लोग करने वाले हमारे नेक्स्ट सेशन में मैंने आपको पिछली बार देखो एक होमवर्क दिया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि 11.1 एंड 11.2 ये दो एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं। तो मुझे पता है 95% बच्चों ने ये सॉल्व नहीं किया होगा और इसी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। जो होमवर्क उनको दिया जाता है वो होमवर्क वो करते नहीं है, फिर बोलते हैं सर मुझको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है, मुझे समझ भी नहीं आता है कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है। भाई जब क्वेश्चन दिया है तो करना, क्यों नहीं कर रहा है? गलती किसकी? तो अभी सुनो ध्यान से, मुझे पता ही नहीं किया है, मेरे नालायक बच्चे हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनो, हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं दोनों एग्जांपल्स और आगे चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया क्या है? अब मेटेलिक वायर ऑफ डायमीटर दिस। तो सबसे पहले हमें क्या दे दिया है? सबसे पहले हमें डायमीटर दिया है। देखो हाँ, सॉल्व करते हैं गिवन डेटा। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? गिवन डेटा। तो डायमीटर दिया है 0.02 मीटर। ओके सर। कंटेन्स दिस मच ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है सर? इलेक्ट्रॉन्स है 10 की पावर 28। ओके सर। पर क्यूबिक मीटर कितना है? पर क्यूबिक मीटर, सॉरी क्या लिख दिया मैंने? क्यूबिक। ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे, पर क्यूबिक मीटर मतलब क्यूबिक मीटर मतलब क्या? मीटर का क्यूब। ओके सर। फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्या फाइंड आउट करना है? ड्रिफ्ट स्पीड। ओके। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैविंग इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट 100 एम्पियर। तो अभी मुझे बताओ, ये सारा गिवन डेटा है और हमें एक और दे दिया है कि टेक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो हमारे पास इतना डेटा है, इस डेटा में से हमें फाइंड आउट करना है वीडी। तो वीडी के कौन से फॉर्मूला आपको याद है? वीडी का एक फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला याद है सर? I/NaE। और कौन सा याद है सर? J/Ne। तो ये बताओ कौन सा यूज करना है? तो यहाँ पे हमारे पास जे तो दिया ही नहीं है, हम लोग क्या यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला। करंट दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? ये देखो एक वायर बोला गया है ना, तो वायर सिलेंडर शेप का होता है। क्या होता है? वायर सिलेंडर शेप का। तो इसका मैं रेडियस दे दिया है। रेडियस सर कहाँ दिया रेडियस सर? ये देखो ना, डायमीटर। डायमीटर से रेडियस बना सकते हो। कैसा आता है डायमीटर का रेडियस? डिवाइड बाय 2। रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पर 0.02 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा हमें? 0.01। सबसे पहली कहानी तो हम लोग ने आर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, हमें रेडियस मिल गया। तो हम लोग कैसे निकालते हैं भैया बताओ? एरिया कैसे निकालेंगे? हमें ये एरिया चाहिए। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या है? आई हमारे पास है ऑलरेडी। और क्या चाहिए हमारे पास? एन हमारे पास दे दिया है, ए नहीं दिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। आर हमने निकाल लिया और इंटू ई। तो सारी चीजें हमारे पास मिल गई है। अभी खाली वैल्यू पुटअप करो। आई की वैल्यू 100, एन की वैल्यू 10 की पावर 28, पाई की वैल्यू रख लो पाई और 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 0.01। अभी इस 0.01 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 10 की पावर -2। एक डेसिमल 2 से डेसिमल शिफ्ट किया तो 10 की पावर -2। और अगर इसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा? ये 10 की पावर -4। इसका स्क्वायर करना है क्योंकि आर स्क्वायर है अपने पास। और ई की वैल्यू क्या है सर? ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कितने बच्चे ये कैलकुलेशन देख के डर गए? कितने बच्चे ये कैलकुलेशन देख के डर गए? बोलो। अभी ध्यान से तुमने करना क्या आपको? बहुत इजी कैलकुलेशन है। तो देखो पहले इसको पकड़ो, 10 की पावर 28, 10 की पावर 4 -4 और 10 की पावर -19। -19 और -4 कितना हो गया? 19। 20 21 22 23 कितना हो गया? 10 की पावर -23 और यहाँ पर क्या है? 28। तो -23 और +28 कितना बचेगा? 5। तो इन सारे 10 की पावर सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा? 100/3.14 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 23 में से 28 गया तो बचा क्या? 5, +5। और ये 100 है तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 2। और ये अगर नीचे से ऊपर गया तो क्या बन जाएगा? ये 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर नीचे से गया तो -5, प्लस नीचे था ऊपर गया तो माइनस हो गया। 3.14 इंटू 1.6। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा होगा आपको। तो यहाँ पर -5 और +2 कितना बचेगा? -3 डिवाइड बाय 3.14 इंटू 1.6। अब यहाँ पर ही बोलेंगे सर इसके आगे करना क्या है? इसके आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। लॉग बुक यूज करने आता है तो लॉग बुक से आप लोग डायरेक्ट रेसिप्रोकल निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल निकाल लेना। सर देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3.14 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -3। तो क्या आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? यस सर निकाल सकते हो। और इससे आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर ये आंसर दिख रहा है आपको, ये है आंसर, ये है आंसर। ठीक है, तो आप लोग मैच कर लो। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है आप लोग लिख सकते हो। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया? 10 की पावर -4।
तो यहाँ पर डेसिमल अरेंज करके आपको 10⁻⁻⁴ बनाया गया है। नहीं, अगर आपको बनाने आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ये वाला आंसर आएगा 0.198 0.1989। क्लियर है? यस। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्या बोला गया है, अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस, रेडियस दिया है 0.6 mm, मिलीमीटर। क्या दिया है, मिलीमीटर। कन्वर्ट करो इस मिलीमीटर को, 0.6 मिली मतलब 10⁻⁻3, मिली मतलब 10⁻⁻3। कैरीज अ करंट 1 एम्पियर। कितना एम्पियर फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। अज्यूमिंग दैट करंट टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ क्रॉस सेक्शन एरिया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी। फाइंड आउट करने क्या बोला गया है, जे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है जे का, जे का फॉर्मूला होता है I/A। आई दिया है, आर दिया है, ए निकाल सकते हो। ए का फॉर्मूला क्या आएगा, πr²। तो बस रखो 1/पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, 3.14 यहाँ पर 0.6 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, -6। बस अब इसका कैलकुलेशन करना है आपको, पहले इसका स्क्वायर ले लो, इन दोनों को माइनस कर लो और रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, लॉग बुक यूज करना सीख जाओ, इजी हो जाएगा। फिर नॉर्मल अपना डिवीजन करते बैठना, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर बोलना मत। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको ऊपर लेके चले जाओ, इसको ऊपर लेके चले जाओ तो क्या हो गया, 1/3.14। अब 0.6 का स्क्वायर ले लो, 0.36 आएगा, और ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻+6। ऊपर चला गया ना, नीचे से नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाता है, अगर नीचे क्या होता है पॉजिटिव होता तो ऊपर जाके नेगेटिव बन जाता। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको ऊपर ले लिया तो ये पॉजिटिव बन गया। बस इसके बाद का कैलकुलेशन कर लो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए? अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। यस सर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ओम्स लॉ। अभी सच्ची सच्ची बताना, ये ओम्स लॉ हुआ है कि नहीं हुआ है, 10th में हुआ है कि नहीं हुआ है, जल्दी जल्दी मन में सोचो कि कभी हमने ये चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। अभी कुछ नालायक बच्चे बोलेंगे सर ये तो डिलीटेड सिलेबस था सर, कुछ ना कुछ रीजन देंगे। ठीक है, गुड फॉर यू, ठीक है, रीजन देते रहो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये चीज आपकी क्लास 9th में, क्लास 10th में ऑलरेडी हो चुकी है। हो चुकी है मतलब क्या था सर, जिनको याद नहीं है मैं जीरो से बताऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा देखो समझो कि जो आपने पढ़ा है वही आप लोग आगे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ किसने दिया था, हमारे जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज ओम्स ने हमें ये दिया था 1828 एडी में। अब इसका स्टेटमेंट क्या है सर, स्टेटमेंट आता है कभी कभी 2 मार्क्स के लिए, तो ये स्टेटमेंट आपको याद करना है। ये स्टेटमेंट बोलता क्या है, ध्यान से सुनो। ये स्टेटमेंट ये बोलता है, इट स्टेट्स दैट करंट आई थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference V applied across two ends provided that physical state of the conductor remains unchanged। तो अभी यहाँ पर क्या बोला गया, अगर आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा होगा, the physical state of the conductors remains unchanged या फिर does not change, और ब्रैकेट में लिखा होगा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर। तो अगर ये सारे फिजिकल स्टेट किसी कंडक्टर के चेंज नहीं होते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मेरे एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में मैंने अप्लाई किया है कुछ वोल्टेज, क्या अप्लाई किया, वोल्टेज, तो जितना वोल्टेज मैंने अप्लाइड किया है उसके ही प्रोपोर्शनल में आपका करंट बनेगा। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करोगे तो करंट भी कम होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ा रहे तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। फिर इसके बाद से हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो क्या आ जाएगा, बोलो फॉर्मूला, फॉर्मूला आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट आ जाएगा, और उस कांस्टेंट को आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला मिल गया, V इज इक्वल्स टू IR, वेर V इज वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस, R इज रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस मतलब क्या सर, ये रेजिस्टेंस मतलब क्या, अभी आपको पता है कि एक वायर है, उस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो आप लोगों को पता होगा
कि अगर मुझे करंट को फ्लो करवाना है, करंट को फ्लो करवाना है तो उसके अंदर बहुत सारे रुकावटें आती है। क्या आती है? रुकावटें आती है। तो उन्हीं जो करंट को अपोज करने की कोशिश करता है, जो करंट को लिमिट करने की कोशिश करता है, वही है रेजिस्टेंस। और ऐसा आपके पास कोई भी वायर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। ठीक है, हर वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही होता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हर वायर में होता ही होता है। रेजिस्टेंस होता क्या है सर? रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। या फिर रेजिस्टेंस क्या होता है कि करंट को लिमिट करने की कोशिश कर रहा है, वो उसको रुकाना चाहता है। ठीक है, लेकिन करंट रुकेगा क्या? मान लो अगर हमारा रेजिस्टेंस 10 ओम्स है तो करंट को कितना रोक पाएगा? वो कितना रोक पाएगा? थोड़े टाइम के लिए रोक पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर करंट की वैल्यू ज्यादा है इस 10 ओम्स के रेजिस्टेंस के हिसाब से तो आपका करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो हायर द रेजिस्टेंस लोअर द करंट। अगर देखो रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो करंट फ्लो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। और रेजिस्टेंस लो रहेगा तो करंट अपना आराम से पास कर लेगा। ठीक है, लगता है मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, फिर से सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको समझ में आ गया वेरी गुड, आगे चलो। जिनको नहीं आया ध्यान से सुनना। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन ऑफर्ड टू द करंट। ठीक है, करंट को रोकने की कोशिश करता है कौन? रेजिस्टेंस। ठीक है, वो अपोज करने की कोशिश करता है, लिमिट करने की कोशिश करता है। क्योंकि हर ऑब्जेक्ट में, हर कंडक्टर में एक रेजिस्टेंस, बोलते हैं ना, आप किसी को रोक रहे हो। ठीक है, आपका दरवाजा है लेकिन आपको दरवाजे में से किसी को अंदर आने नहीं देना है, तो आप क्या करते हो? दरवाजे को बंद कर देते हो या फिर उन लोगों को ऐसे पकड़ के रखते हो कि मता मता मता। वैसे ही हमारा यहाँ पर वायर के अंदर भी होता है। ये रेजिस्टेंस क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में प्रॉब्लम करता है। ठीक है, कि तुम अच्छे से फ्लो मत हो। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे तो करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को ही हम लोग करंट बोलते हैं। तो ये सारी बातें हो गई रेजिस्टेंस की। अभी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट होती है एम्पियर, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स। क्या होती है? ओम्स। ये इसका सिंबल है और इसको आप लोग ओम्स भी बोल सकते हो। ठीक है, V मतलब वोल्टेज, जिसको आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और यूनिट क्या आएगी इसकी? वोल्ट्स। क्या आएगी? वोल्ट्स आएगी। ठीक है, अगर मैं इसका इस रिलेशन से इसका ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं सर? ग्राफ बनाओ वोल्टेज वर्सेस करंट का। किसका? वोल्टेज वर्सेस करंट का। तो क्या बनेगा सर? ये दोनों कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो होता है लीनियर ग्राफ। क्या बनता है सर? लीनियर ग्राफ। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता है हमें। क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन का। इसका मतलब क्या है सर? कि अगर मैंने वोल्टेज को 2 से बढ़ाया तो करंट भी बढ़ेगा उतना ही, फिर मैंने वोल्टेज को और बढ़ाया तो उतना ही बढ़ेगा। मतलब ऐसे वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में करंट भी अपना आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये इसका ग्राफ होता है। इसको आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स, आई वी कर्व, बहुत सारे नाम है। तो ये आप लोग का बेसिक है। अभी ये जो स्ट्रेट लाइन वाली कहानी है, ये स्ट्रेट लाइन कहानी हमारे आइडियल कंडक्टर के लिए होती है। किसके लिए? आइडियल के लिए। आइडियल कंडीशन मतलब क्या? आइडियल मतलब जिसमें कोई भी लॉसेस नहीं होते, कुछ नहीं होता है, सब हम लोग बोलते हैं ना कि सारी चीजें एकदम परफेक्ट है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है, कुछ नहीं है, तब अपना ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि अगर हम लोग रियल लाइफ में आए तो रियल लाइफ में कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होते हैं। तो वो रेजिस्टेंस को देखो ना, हमको ग्राफ थोड़ा सा स्लाइडली ऊपर की तरफ जाते हुए दिखता है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाते हुए दिखता है, तो इसको हम लोग गुड कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे आपको ग्राफ कभी कभी ऐसे भी दिखेंगे, आपको ऐसे जाते हुए। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दी कंडक्टर वो ऑलमोस्ट सीधा, स्टार्टिंग से तो सीधा ही सीधा चलते हैं, स्टार्टिंग में सीधा सीधा चलते हैं, फिर आगे जाके थोड़ा सा वेरिएशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो है गुड कंडक्टर ही। ठीक है, उसमें थोड़े थोड़े रेजिस्टेंस बीच में आ जाने लगते हैं। तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सर? इंपॉर्टेंट है आपका स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट क्या है आपका? स्टेटमेंट। द करेंट आई थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दी टू एंड्स ऑफ द वायर प्रोवाइडेड दैट फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। समझ में आ गया? अभी आगे इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला दे दिया, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखना है। फॉर्मूला में क्या दे दिया? ये हमारे पास रिलेशन है, इसमें से हम लोग ने प्रोपोर्शनलिटी साइन आई तो हमारे पास आ गया कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। अभी आगे देखो क्या बोला गया है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम्स। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द कंडक्टर produces a current of 1 ampere through it, then the resistance of the conductor is 1 ohm। अगर आपने एक वोल्टेज अप्लाई किया है और उसकी वजह से 1 एम्पियर बन रहा है, इसका मतलब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 ओम होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये 1 ओम का 1 क्या बोल सकते हैं? 1 रेजिस्टेंस का मतलब है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट अभी तो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? वी, सबसे पहले हमारे पास ओम्स लॉ आ गया, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो R इज इक्वल्स टू, करंट नीचे चला जाएगा, V अपॉन I। तो अभी एक और चीज है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। मतलब अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, तो वो क्या बन जाएगा अपना? कंडक्टेंस बन जाएगा। और कंडक्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो 1 अपॉन ओम ये यूनिट हो गई। ओम को ऊपर लेके जाओ तो और क्या बन जाएगा सर? ओम्स इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, या फिर इसकी जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो? इसकी जगह पे आप लिख सकते हो सीमेंस। क्या लिख सकते हो? सीमेंस लिख सकते हो। तो ये सारी यूनिट्स, आप कोई भी यूनिट लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अभी इसको भी क्वेश्चन दिया, फटाक से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको होमवर्क दूं तो आप करोगे नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ फ्लैश लाइट यूजेस 1.5 वोल्ट बैटरीज। क्या यूज किया है? एक फ्लैश लाइट है जिसमें हम लोग ने दो 1.5 वोल्ट की बैटरी यूज की है। प्रोवाइडेड अ स्टडी करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। कितना करंट प्रोवाइड कर रहा है वो? 0.5 एम्पियर। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? इसमें देखो वोल्टेज 3 ले लिया है। कैसे लिया सर 3? यहाँ पर तो 1.5 बोला गया है। तो अगर जो बच्चा समझदार रहेगा उसको यहाँ पर क्लिक हो गया होगा, और जो अभी भी सोचेगा सर लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं, यहां पर बोला गया कि दो 1.5 वोल्ट की बैटरी यूज की गई है, एक और दो। तो 1.5 1.5 मिला के कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट। तो टोटल कितना वोल्टेज यूज किया है? 3 वोल्ट यूज किया है। करंट कितना है? 0.5। तो 3 अपॉन 0.5। अभी कुछ बच्चे यहाँ पर कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे, 3 0 ऐसा डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। सुनो रे सुनो, चीज़ों को ध्यान से देखो। इसको देखो, आप ओरली को सॉल्व कर सकते हो। 3 अपॉन 0.5, क्या मैं 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ? क्या मैं 0.5 की जगह पे 1/2 लिख सकता हूँ ना? तो डिवीजन का डिवीजन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 6 अपॉन 1 इज 6। तो हमें मिल गया, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये सेंटेंस लिखना जरूरी है। चलो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ये ओम्स लॉ की कहानी है क्या? अब इसको ध्यान से समझते हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई है, बहुत सारे अजम्पशंस किए गए हैं, और फिर उसके जाके आगे सॉल्व किया गया है। अभी ध्यान से सुनना, ये आप लोग पढ़ भी सकते हो, लेकिन आपको रीड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, वी नो दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन एन कंडक्टर इज ड्यू टू मोबाइल चार्ज कैरियर। तो भैया जो वायर के अंदर कंडक्शन होता है, ठीक है, किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है? मोबाइल चार्ज कैरियर। दी इलेक्ट्रॉन्स आगे लिख के दे दिया है। इट इज अज्यूम दैट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ये हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं। ड्यूरिंग द रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द आयन कोर विद इन द कंडक्टर्स। ओके, इट इज अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव है तो वैसे ही एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। ठीक है, मान लो टकरा गए, ठीक है, बहुत ही टकरा गए, लेकिन हम लोग यहाँ पर अजम्पशन करके चल रहे हैं कि भैया कभी टकराएंगे ही नहीं। ठीक है, दिस रैंडम मोशन एवरेज टू 0। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर लेक्चर नंबर 1 देखा है, कि जो मोशन होता है तो उनका वैल्यू कितना आता है? 0 आता है। ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे ही हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू कोलिजन एंड दैट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अभी ध्यान से सुनना, अंदर क्या लिखा गया है? अंदर क्या बोल रहा हूं मैं? द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मूव्स इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ध्यान से समझते हैं कि लास्ट में लिखा गया है। तो मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, क्या आपके पास एक कंडक्टर है? ओके सर, उस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स है। वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वहाँ रैंडमली मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रैंडमली मूव कर रहे हैं। अभी हमने इसको अप्लाई कर दी है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई की? वोल्टेज लगा दिया है, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, तो इसके जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। किसके वजह से? इस वोल्टेज की वजह से। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ बनती है सर? पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव में खत्म होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। समझ में आ गया? तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, सारे यहाँ जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में चलना चालू कर देते हैं। वो डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। पहली बात। अभी ध्यान से देखना, कंसिडर
एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इमेजिन करो कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसका मास है m, जिसका मास है m, उसको हम लोग ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो जब हम लोग ने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो सबसे पहले हमें बताना है कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। किसके ऊपर सर? मेरे ऊपर। फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, कितनी फोर्स लगेगी? तो फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ ई, वेयर ई इज चार्ज। कौन सा चार्ज लिया है? नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन, और ई मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कितना फोर्स लगेगा? इतना फोर्स लगेगा किसके ऊपर? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अभी ये फॉर्मूला आप लोग को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता ये आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखते हो। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट डेफिनेशन से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, अभी आगे सुनो, यहां से हमारे पास फॉर्मूला बन गया। फिर हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ भी है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो एम ए बराबर ई ई, वेर ई इज चार्ज, इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज मास, ए इज एक्सेलरेशन। तो इतनी फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स भाग रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? उसका एक्सेलरेशन होगा ई ई अपॉन एम। ये क्या है? दी एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन, इतना एक्सेलरेशन उसके ऊपर लग रहा है। तो ये आपका बन गया इक्वेशंस। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये सारे क्या है? आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। अभी ध्यान से सुनना, ये हो गया। तो अभी मुझे बताओ, यहाँ पर आप बहुत कुछ लिखे दिया, आप लोग ये पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, लास्ट लाइन में लेट टाउ, इसको हम क्या बोलते हैं? टाउ, टी यू ए, ऐसा कुछ, तो टी ए यू जो भी है आप स्पेलिंग देख लेना। इसको बोलते क्या है? टाउ। उल्टा जे, उल्टा जे, इसको हम लोग टाउ बोलते हैं। तो यहाँ पर इस टाउ को हम लोग ने क्या माना है? एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो ये टाउ क्या है? ये टाउ है टाइम इंटरवल, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अभी ध्यान से सुनना, आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट दे दिया है। ये फॉर्मूला कैसे आया सर? वी डी इज इक्वल्स टू ए इंटू टाउ, वेर वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए इज एक्सेलरेशन, टाउ इज टाइम। ठीक है, तभी ध्यान से सुनना, ये कहाँ से आया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ रे, क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर स्पीड अपॉन टाइम। आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, v इज इक्वल्स टू ए टी। समझ में आ गया कहाँ से है? वेर v इज ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज, जिसको हम लोग ने यहाँ पर टाउ लिखा है। ठीक है, तो कहाँ से आया? समझ में आ गया फॉर्मूला? ठीक है, बेसिक एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से। अभी ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। हमने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में हम लोग ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था। फॉर्मूला क्या था सर? वो क्या था फॉर्मूला? वो फॉर्मूला था जे अपॉन एन ई। बोलो हाँ ना बोलो? यस सर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूला को मैं और क्या बना सकता हूँ? हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट की। ए की वैल्यू क्या थी? ई ई अपॉन एम। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख करो, ई ई अपॉन एम। ठीक है, ये हम लोग ने क्या की? हम लोग ने यहाँ पर ए की वैल्यू पुट की। यहाँ पर हम लोगों ने ए की वैल्यू पुट की। अभी ये इक्वेशन हो गया। एक इक्वेशन हमें पहले से ही पता है ऑलरेडी, वी नो दैट ड्रिफ्ट स्पीड इज गिवन बाय जे अपॉन एन ई। तो अगर दोनों को मैं इक्वेट कर दूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास? जे एन ई बराबर ई ई टाउ अपॉन एम। हमें निकालना क्या है सर? निकालना क्या है? हमें निकालना है ई। तो ई को अलग करो, बाकी सबको अलग करो। तो नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो एन और ई का स्क्वायर और टाउ, और टाउ। ये आपका बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला। अभी ध्यान से इस इक्वेशन में देखना, एकदम ध्यान से। जे क्या है? करंट डेंसिटी। ठीक है, एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कांस्टेंट, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज कांस्टेंट, ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज कांस्टेंट, टाउ क्या है? एवरेज टाइम ड्यूरेशन विच इज कांस्टेंट। तो एम एन ई जे टाउ, ये सब क्या है? कांस्टेंट्स है। तो इन सारे कांस्टेंट्स की जगह पे, कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट की जगह पे क्या मैं एक कांस्टेंट रख सकता हूं? तो इन सब की जगह पे मैं रखूंगा एक कांस्टेंट रो। क्या रखूंगा? रो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जे अपॉन रो। ठीक है, तो यही हमारे पास एक लास्ट फॉर्मूला निकाल के दिया है। यहाँ पर देखो नीचे,
यहाँ पर इसकी जगह पे हम लोग ने, सॉरी डिवीजन में क्यों लिख दिया मैंने, रो, ठीक है। यहाँ पर देखो दिखा है सबको, ये हम लोग ने यहाँ पर रख दिया, क्यों यहाँ पर रखा, रो क्या है, रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, क्या है रजिस्टिविटी, और रो क्या है, सारे कॉन्स्टेंट्स को मिला के, सारे कांस्टेंट की जगह पे मैंने एक कांस्टेंट रख दिया, और वो क्या देता है अपने को, रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, क्या देता है, रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, वेयर सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है, सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। अभी समझ में आ गया, ये खाली एक फॉर्मूला डिराइव करना था, इसलिए आपको डिराइव करके दे दिया। अभी सेकेंड चीज, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ हम लोग नहीं लगा सकते, कहाँ कहाँ तक वो, खाली हम लोग कुछ चीजों पे लगा सकते हैं, कुछ चीजों पे नहीं लगा सकते, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि ओम्स लॉ हम लोग सिर्फ लगा सकते हैं ओहोमिक डिवाइसेस पे, किस पे, ओहोमिक डिवाइसेस पे। ओहोमिक डिवाइसेस मतलब कि कंडक्टिंग मटेरियल हो गए, उनमें हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके नॉन ओहोमिक डिवाइसेस होंगे, क्या होंगे, नॉन ओहोमिक डिवाइसेस होंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉन कंडक्टर्स, उस पर हम लोग ओम्स लॉ को नहीं लगा सकते, वो परफेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या होता है, हमें पता होता है कि करंट और वोल्टेज साथ साथ में चल रहे हैं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पर सारी चीजें लगा सकते हैं, ओम्स लॉ लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज नहीं होती है, यहाँ पे इसका ग्राफ हमें ऐसे मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें ग्राफ ऐसा आड़ा टेढ़ा मिलता है, और आड़ा टेढ़ा मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि कहीं वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है, कहीं करंट की वैल्यू घट रही है, एंड सो ऑन। तो इस टाइम पे अपना जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन ओहोमिक कंडक्टर्स या फिर डिवाइसेस, क्या बोलते हैं, डिवाइसेस। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। दे डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिवाइसेस इज अ फंक्शन ऑफ वी। एग्जांपल, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, वैक्यूम ट्यूब्स, जंक्शन डायोड्स, थर्मिस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अभी देखो रेजिस्टेंस अगर निकालना भी है, अगर निकालना भी है नॉन ओहोमिक डिवाइसेस का या फिर नॉन लीनियर डिवाइसेस का, तो आप लोग कैसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अभी आप लोग देख लो, लिमिट करंट टेल्स टू जीरो, ठीक है, करंट जीरो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जीरो है क्या, नहीं है, वोल्टेज अपॉन करंट ही है। रजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला, वोल्टेज अपॉन करंट विल गिव यू रजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप लोग जब छोटी छोटी स्टडी करोगे तो आप लोग ये इस डिवाइस का भी रजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोला गया कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है दो पार्ट में होता है, एक तो आपकी वैल्यू लाई कर सकती है नेगेटिव तक, और एक तो वैल्यू आपकी लाई कर सकती है पॉजिटिव तक। ठीक है, तो ये हो गया आपकी कहानी। और डेल आई क्या होता है, डेल आई होता है चेंज इन करंट, फिर करंट भी कैसे आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, ये डेल डेल मतलब चेंज, डेल मतलब चेंज, बात खत्म। चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन करंट, बस, ज्यादा पंचायत नहीं करना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ गया, पक्का। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप सो आज के टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। आज हमने क्या क्या कवर किया, हमने एग्जांपल नंबर 11.1, 11.2, 11.3 सॉल्व किए। फिर हम लोग ने देखा ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ की कहानी क्या होती है, रेजिस्टेंस कैसे आ गया, फिर हम लोग कहाँ कहाँ उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस है, क्या क्या उसका क्या कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, सारी चीज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में इस लेक्चर में सीख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है और पावर क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका होमवर्क ध्यान से सुन लेना। आपने ये दोनों चीज़ें कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनी है, तो एक बार गूगल करके इसका मतलब देख लेना कि व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज पावर। अभी कुछ बच्चों को याद होगा, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, कुछ याद आ रहा है, हाँ। तो आपको यही थोड़ा सा चीज़ देखना है, नहीं देखोगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, देख लोगे तो अच्छा होगा और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो जो मैं बोलूँगा वो सुनते बैठना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन, टेक केयर।